डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम जो आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। बच्चों ये आपकी बोर्ड एग्जाम्स में भी सवाल आता रहता है, तो आपने गौर से इसकी तरफ फोकस करना है। सही है मैं स्टूडेंट, ये आपको एमडी गेट में भी ऐसी कैलकुलेशन जो करना है वो बहुत ज्यादा काम देगी। आप मिनट में माइंड के अंदर इतने शातिर हो जाएंगे, इतने किंग हो जाएंगे कैलकुलेशन में कि मिनट में आप देख लेंगे माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे अगर आपने इसको समझ लिया। बहुत बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। बिना टाइम को वेस्ट के बगैर मेरे स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों हमने कैलकुलेट करना है इसका रेडियस nth ऑर्बिट का। बच्चों बहुत आसान है, रेडियस को कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बच्चों देखिए फिजिक्स जिसने पढ़ी है उसके लिए ये टॉपिक हलवा रहेगा, सच में बता रही हूँ, झूठ नहीं। बच्चों आपके पास एक पूरा क्या होता है, एक सर्किल होता है, सर्किल। अब सर्किल के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो न्यूक्लियस होता है, ये वाली चीज, ये आपका न्यूक्लियस है, एज्यूम कर लें। बच्चों ये क्या है, रेडियस है, ये इसका क्या डिस्टेंस है जिसे हम आर से शो करें, और न्यूक्लियस वाले हिस्से को हम किससे शो करें, ZE से शो करें। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है माय स्टूडेंट। तो इनको बाहर की तरफ जो सर्किल को फोर्स खींचती है फिजिक्स के अकॉर्डिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, वो आपके पास होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सर्किल को टूवर्ड्स रखे रखती है, जो सर्किल के अंदर होती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमेशा याद रखिएगा, अगर फिजिक्स में कच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो समझिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे होती है सेंटर के, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, टूवर्ड्स क्या होती है, सेंटर होती है। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम क्या लिखते हैं, सपोज, सपोज लिखते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व्स करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट। बच्चों जैसी चीजें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हैं और एक सर्कुलर पाथ में, किसमें, सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है बच्चों। एक सर्किल तभी फॉर्म होता है जब आपकी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल हो। क्या, सर्किल आर फॉर्म्ड, सर्किल आपका फॉर्म्ड होगा जब आपकी सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है बच्चों। आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में मैंने आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 4 था, उसमें क्लियरली बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एग्जिस्ट नहीं करती। सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो सर्किल फॉर्म नहीं होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन वो खुद नहीं कुछ करती, वो कुछ फोर्सेस होती हैं जो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को। जैसे यहाँ पर एक फोर्स है, यहाँ पर एक फोर्स है, वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों जो फोर्स है वो इसे क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। क्लियर है, ये चीज आपने याद रखनी है बच्चों। अब हम डेरिवेशन करेंगे। फिजिक्स का एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का, इलेक्ट्रिक, जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर नंबर 8 का। वहां पर कूलम्स लॉ है, तो हम कूलम्स लॉ का इस्तेमाल कर इस डेरिवेशन को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का इस्तेमाल कर हम ये चीज फाइंड करेंगे। कूलम्स लॉ का बच्चों, मेरे बच्चे, जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = K Q1 Q2 upon R square। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कूलम्स लॉ। अब बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप लोगों ने ये जो न्यूक्लियस है उसको किससे शो किया, ZE से, ZE से शो किया है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ZE। ये इसकी जगह ये कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, ZE, सही है। और यहाँ पर हम, ये चार्ज है तो यहाँ पर हम किसको शो करते थे, E को। क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा, R²। अब मेरे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मेरे स्टूडेंट्स है तो नहीं है तो फिर समझ लें, जो भी आज बन गए तो आज ही बन जाए। तो स्टूडेंट अब आप देखें कि ZE, दोनों E है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, mv² अपॉन क्या होता है, R होता है।
अब बच्चों मेरे बच्चे आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सुन ले। अकॉर्डिंग टू द बोहर क्वांटिजाइजेशन, बोहर के क्वांटिजेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था एक, MVR, और वो बराबर था NH अपॉन किसके, 2 पाई के बराबर था। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें क्या चाहिए, V चाहिए। क्या चाहिए मेरे बच्चे, V चाहिए आप लोगों को। तो V के लिए आपको फॉर्मूले को अरेंज करना पड़ेगा, आप लोगों को। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे NH, लिख देंगे यहाँ पर क्लियरली, सही है। और यहाँ पर मेरे बच्चे, यहाँ पर आपके पास MNH आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो रहा है, आई होप बच्चों क्लियर हो। 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी बच्चों ये वाला M आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। हमने इसमें से V निकालनी है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हम ये वाली वैल्यूज को ले आएंगे, जैसे कि KZE², और क्या हो गया, R² ZE²। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिएगा, बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखें, M बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा आप लोगों के पास, M बाहर आ गया, NH बचेगा, और 2 पाई बचेगा, और MR बचेगा। इसके ऊपर लगा देते होल स्क्वायर। जब भी बच्चों ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर होता है तो वो सबके लिए होता है। मैथ इतनी तो आपकी कच्ची नहीं होगी अभी, वरना फिजिक्स तो आपको समझ नहीं आएगी, ये मैं बता रही हूँ, ना ही केमिस्ट्री आएगी, क्योंकि ये मैथ का ही दूसरा नाम होती है। मैथ का ही दूसरा नाम आप इन्हें कह सकते हैं। क्लियर है, तो ये क्लियर है तो सब क्लियर है, वरना कुछ भी क्लियर नहीं है। उसके बाद हमारे पास है ZE² और नेक्स्ट बच जाएगा R²। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, ये M हो जाएगा, N के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, H के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 पाई स्क्वायर, M², और क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो गया। क्लियर है मेरे बच्चे, पहले नहीं था, स्क्वायर आ गया था। अब बच्चों देखिए, जो सेम नोमिनेटर डोमिनेटर जो भी है, M से M क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ। अब बच्चों अगर आपको डेरिवेशन में कोई मसला होता है तो आप एक चीज याद रखें, मैं यहाँ पर उर्दू में लिख देती हूँ, नहीं है मजे की चारपाई, नहीं है मजे की चारपाई, ये चीज आपने याद रख लेनी है, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी और डेरिवेशन बिल्कुल सही करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है, मैं लिख देती हूँ, नहीं है मजे की चारपाई। देखिए कितना आसान हो गया ना स्टूडेंट, कितना आसान हो गया ना इस चीज को फाइंड करना। और इधर हम लिख देंगे R, क्योंकि अब हम रेडियस मालूम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर आ गई हैं। क्लियर है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब जो वैसे तो बुक के अकॉर्डिंग आपकी डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, ये फर्स्ट थी ना कंडीशन, वैसे तो आपकी कंडीशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना है आप लोगों ने कि आपको पता है कि आपका जो K की वैल्यू फिजिक्स के अकॉर्डिंग होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो हम क्या यहाँ पर N² H² की जगह यहाँ लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। आप हमसे क्यों पूछती हैं, आप खुद ही बता देती हैं हमें। तो यहाँ K 4 पाई का स्क्वायर, अब जो कट रहे हैं उसे काट दे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो R बच जाएगा आपके पास N² H², यहाँ बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, और नीचे बचो जगह नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको यहाँ पर लिख दूं R = N² H² एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बच जाएगा MZE² K4 बचा, कैंसिल हो गया 4 पाई, लेकिन अभी 4 पाई रहता है। वो जो इसे आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। किचर मिचर हो रही है, नहीं होनी चाहिए ये। तो बच्चों मैं ऊपर से कूलम्स लॉ को मिटा दूंगी, आई कैन रिमूव ऑन द कूलम्स लॉ, क्योंकि अभी इसका काम खत्म हो गया है। अब बच्चों याद रखिएगा, आपको मतलब है सिर्फ इस इक्वेशन से, जिसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। कैलकुलेशन आपको अगर बोर्ड एग्जाम्स में दी जाए, एक्सप्रेशन फाइंड करें, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है एक्सप्रेशन को फाइंड करने का। क्लियर है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करनी है। एन की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के एटम में। आपको पता है कि बोहर की इस वजह से डिफेक्ट्स आ गए थे, क्योंकि वो बता रहा था सिर्फ एक के लिए, एक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा वही सक्सेसफुल होगा। क्लियर है माय स्टूडेंट। और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जॉल सेकंड। क्लियर है, इसके ऊपर आपने क्या कर देना है स्क्वायर, ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है।
उसके बाद स्टूडेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 10⁻⁻31। ये चीज मेरे बच्चे आपने याद रखनी है। उसके बाद Z की वैल्यू होती है 1 और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 10⁻19। और उसके बाद K की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, होती है 9 × 10⁻9। फिजिक्स पढ़िए तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पर 4 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू लिख देंगे 3.14। जब आप मेरे बच्चे कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.29 10⁻11 आ जाएगा। लेकिन अगर आप पॉइंट के इसको रिमूव कर देंगे 0.529 और 10⁻10 आ जाएगा। और -10 हो तो ये दोनों जो वैल्यूज होती हैं ये होती है एंगस्ट्रॉन, जो कि वेवलेंथ का यूनिट है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम 0.529 मल्टीप्लाई एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। बच्चों ये आपका है nth, यहाँ से आपको मिल जाएगा nth ऑर्बिट को फाइंड करने का फॉर्मूला मिल जाएगा। सही, वो आपके पास होगा R = A0 n² और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। जिस भी का एटॉमिक नंबर है आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द nth ऑर्बिट को फाइंड करने का। इतनी कैलकुलेशन हमने सिर्फ इस फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए की है, ये आपको आनी चाहिए। अब अगर हमें बोला जाए कि आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से कहाँ गिरा है, फोर्थ की तरफ गिरा है, जितने पर भी गिरा है, तो R = A0 की वैल्यू आपको पता लग गई है 529 है। n कितना है 2 आपको अगर मिला हुआ है। Z सपोज कर ले हाइड्रोजन है 1 है, तो बच्चों आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर है उसमें जाके ही गिरेगा। ये nth ऑर्बिट का रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो ये थी हमारी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।